हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। यूनिट नंबर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। टुडेज टॉपिक इज़ दिस इज़ द रिमेन टॉपिक एंड दिस कैन बी डिस्कस इजीली। व्हाट इज़ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बाय यूनिट सेल। देखिए, आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। डेंसिटी जो यूनिट सेल की होती है वो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। नॉर्मली आप सभी बच्चे जानते होंगे कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। Density is equal to mass of the particle of the unit cell divided by volume of the unit cell. नॉर्मली डेंसिटी भी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ सपोज एज लेंथ, देखिए एक बार मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एज लेंथ मान लेता हूँ मैं। अब ये एज लेंथ अभी किसकी है, एक क्यूब की, कोई भी हमारे पास एक यूनिट सेल है, सपोज करो ये SCC है। इसकी एज लेंथ मैंने मान ली, ये वाली एज लेंथ ए मान ली, ए पिकोमीटर। अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं भाई, आप जानते हो। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर SCC कितने होते हैं, 1, BCC 2, FCC 4। तो एटॉमिक मास जो है हमारे पास एलिमेंट का वो M मान लेता हूँ, कैपिटल M मान लेता हूँ मैं, सपोज करो। देन आगे चलिए, डेंसिटी का फार्मूला क्या अभी बताया था मैंने, डेंसिटी इज डिनोटेड बाई रो। रो का सिंबल है ये, और ये डेंसिटी हमारी रो किसके इक्वल हो जाएगी, मास ऑफ द पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल है ना इस यूनिट सेल के अंदर। अगर ये SCC होता तो मैं ऊपर का लूँगा भाई मास, सिंपल 1 के लिए। अब सपोज करो मास ऑफ 1 पार्टिकल M है, 2 पार्टिकल कितना है 2M, 3 पार्टिकल 3M, 4 पार्टिकल 4M। तो बच्चों क्या हो जाएगा, Z पार्टिकल के लिए मास कितना हो जाएगा बताइए, ZM हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, मास तो कितना हो गया ऊपर ZM, डिवाइडेड बाई क्या है भाई इसकी नीचे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, एक ही क्यूब। अब क्या कर लेते हैं बच्चों, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। तो आपको मैं बेसिकली बता दूं, जो मास है 1 पार्टिकल का वो SCC के लिए 1 होगा, BCC के लिए 2 होगा, और FCC के लिए कितना होगा बच्चों 4, ECC के लिए भी 4 होगा। इसलिए आप एक बार देखें कि M इंटू NA, M यहाँ पे क्या है मेरा, मास ऑफ ईच पार्टिकल, और NA क्या है, एवोगैड्रो नंबर। और ये किसके बराबर होता है, इसी को तो मास ऑफ 1 मोल बोलते हैं ना, इट इज़ कॉल्ड मास ऑफ 1 मोल। इसलिए मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, और 1 मोल का जो मास है बच्चों वो क्या होता है, एटॉमिक मास। इसलिए मैंने क्या किया, M इंटू NA की जगह पे कैपिटल M रख लिया। क्या कर लिया, M इंटू NA की जगह पे कैपिटल M रख लिया। समझ गए ना क्यों, क्योंकि मास ऑफ ईच पार्टिकल इंटू एवोगैड्रो नंबर, इससे क्या है, इसका ना मोलिकुलर मास हमें मिल जाता है। यानी मास ऑफ 1 पार्टिकल दैट इज़ 1 मोल पार्टिकल का मास बन जाता है, जिसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हो आप। इसलिए डेंसिटी का एक फार्मूला आ गया हमारे पास, रो इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई A की क्यूब इंटू NA। यहाँ पे Z क्या है, Z इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, देख सकते हो। M क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जो गिवन भी हो सकता है, फिर आपको सिखाया भी गया कैलकुलेट करना। और A यहाँ पे एज लेंथ है जो पिकोमीटर में होगी, इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना भी नेसेसरी होगा। इसीलिए यहाँ पे जो डेंसिटी मेरे पास है, डेंसिटी रो ऑफ द क्रिस्टल किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, क्या यूनिट हो जाएगी भाई डेंसिटी की, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अंडरस्टैंड। और मास जो है, मास यहाँ पे इसकी यूनिट ये ग्राम पर मोल में होगा बच्चों, किस में होगा, ग्राम पर मोल में। लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स। First numerical is an element having body centered cubic geometry has atomic mass 50. Calculate the density of the unit cell if the edge length is given 290 picometer. So easy. For BCC, you know, number of atoms per unit cell are given as Z is equal to 2, and atomic mass is given as capital M is equal to 50. Edge length is given as 290 picometer, that will be changed into centimeter, and 290 into 10 to power minus 10 centimeter. 1 picometer is in how many centimeters, 10 to power minus 10 centimeter. चलिए, let we put the all values in the given formula. Z is equal to rho is equal to Z into M divided by NA into A की cube. What is Z here, 2. What is M here, 50. What is Avogadro number, you all know, 6.023 10 to power 23, and this value will be put, and after calculation you will see that the answer will be 6.82 gram per centimeter cube. Similarly, you can do next numerical. Silver crystallizes in FCC lattice. Now you can see that here Z is equal to 4,
simply for FCC. If the edge length of the unit cell is 4.077 into 10 to the power minus 8 centimeter and the density is 10.5 gram per centimeter cube. Calculate atomic mass. Now same formula will be applied. क्या हो जाएगा बच्चों, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन ए की क्यूब इंटू एन नोट. एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर एम को इधर लेके जाएंगे तो रो इंटू ए की क्यूब इंटू एन नोट बाई जेड. सारी वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पे भी आंसर आपको मिल जाएगा ग्राम पर मोल में. अंडरस्टैंड. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सिमिलरली होगा बिल्कुल. उससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं हम. इसमें ये भी बिल्कुल सेम है भाई, ये अलग न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल नंबर 5 ये देखो एक बार. Sodium has BCC structure with nearest neighbor distance 365.9 picometer. Calculate its density. Atomic mass of the sodium is given as 23. You also know that atomic mass of sodium is 23. For BCC structure nearest neighbor distance, ये रिलेशन उस टेबल से आया बच्चों जहाँ पे हमने आपको टेबल बताई थी. वो इस जो पैकिंग एफिशिएंसी से पहले एक टेबल नहीं बताई थी आपको, जो याद हो तो उसी से ये आया हमारे पास. डी इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए. ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज एज लेंथ, ए इज इक्वल टू 2√3/d. सो आपके पास डी की वैल्यू दे रखी इन्होंने. नेबर डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई, ऊपर देखो नेबरी डिस्टेंस ये दे रखी है आपको 365.9 पिकोमीटर. सो वी विल गेट हेयर एज लेंथ, इतनी एज लेंथ आ गई. बाकी का तो आप जानते ही होगे क्या पुट करोगे. सभी सिमिलरली सारा फार्मूला अप्लाइड करोगे. रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए की क्यूब इंटू एन नोट. सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा. दैट इज़ 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अंडरस्टैंड. ये था भाई डेंसिटी का टॉपिक. कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स थी तो मैंने आपको बता दिया है. ये हमारा टॉपिक रह गया था पीछे जो हमने टॉपिक्स किए थे, तो इसको जिसने नहीं लिखा वो लिख ले. आगे चलिए टॉपिक नेक्स्ट हमारा सिंपल सा टॉपिक है, एक रेडियस रेशियो रूल. व्हाट इज़ दिस रूल? रेडियस रेशियो रूल कैन बी डिफाइंड एज, सिंपली होता है. देखो रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, कुछ भी नहीं है. रेडियस रेशियो रूल के अंदर जो रेडियस होती है ना, वो रेशियो होती है किस किस का, रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन. रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन. इन द रेडियस रेशियो रूल रेडियस ऑफ रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन. ये हमारा फार्मूला, इसके लिए आप याद रखोगे. कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ. रेडियस रेशियो रूल की आवश्यकता क्यों पड़ी. बुक में डायरेक्टली इसकी टेबल है और उसको लर्न करोगे तो आप न्यूमेरिकल्स इस पे हो जाते हैं, बट इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. वाई वी नीड रेडियस रेशियो. देखिए ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड. अभी मैंने क्या बताया कि रेडियस रेशियो रूल केवल आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाइड होता है. फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, ZnS, CF2. जानते हो ना आप, NaCl साल्ट होता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड. अभी रेडियस रेशियो सेकंड पॉइंट तो आप जानते ही होंगे, अभी बताया था मैंने. रेडियस रेशियो इज इक्वल टू RC/RA मीन्स रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन. अगर रेडियस ऑफ कैटायन ज़्यादा है तो रेडियस रेशियो भी ज़्यादा होगा. देखो एक बार समझो, ऊपर वाला जो फैक्टर अगर ज़्यादा है तो रेडियस भी ज़्यादा होगी भाई. सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना ऊपर वाला. तो रेडियस ऑफ कैटायन अगर ज़्यादा है, it means radius of cation is more than, more will be the radius of radius ratio simply. चलिए नेक्स्ट, if the radius ratio is high, भाई जितना रेडियस रेशियो ज़्यादा आएगा आयनिक कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. मतलब रेडियस रेशियो जो हम निकालते हैं तो उससे हम आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं. सो आयनिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल इफ़ द रेडियस ऑफ द रेशियो इज़ हाई. चलिए फिफ्थ पॉइंट देखिए बच्चों. इफ़ रेडियस रेशियो इज लार्ज, इफ़ रेडियस रेशियो इज लार्ज और साइज ऑफ द कैटायन इज लार्ज. भाई कोऑर्डिनेशन नंबर भी आई होगा. देखो ये डायग्राम मैंने बना हुआ नीचे छोटा सा. मैंने क्या बनाया इसमें, ये मेरा कैटायन है. इसका साइज, कैटायन का साइज जितना ज़्यादा है इसके ऊपर उतने ही एनायन क्या है आएंगे, है ना. और जितने एनायन ज़्यादा आएंगे बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा ना. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो बीच वाला एटम मेरा ये स्फीयर है, ये अपने नेबरिंग में कितने स्फीयर को टच करेगा, वही तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. वो इसके साइज पर, इसके साइज के फैक्टर पर डिपेंड करेगा. व्हाट इज़ द साइज ऑफ कैटायन एंड हाउ मच एनायन कैन बी टचिंग अपॉन दिस कैटायन. समझ गए ना फैक्टर. ये क्या कहना चाहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जितना हाई होगा वो साइज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करेगा. तो रेडियस भी उसका मतलब ज़्यादा है. इसका रेडियस ज़्यादा, रेडियस होता क्या है बच्चों आप जानते हो सिंपली. रेडियस का मतलब, अब साइज़ जितना ज़्यादा है रेडियस उतनी ज़्यादा होगी ना इसकी. सेंटर से
आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी तो रेडियस होती है बच्चों। चलिए आगे, 3 पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड। अब 3 पॉइंट बोले गए हैं स्टेबिलिटी के ऊपर, वो इस रेडियस रेशियो में आप समझ लीजिए क्या होते हैं कि कैटायन एंड एनायन एज्यूम टू बी स्फेरिकल इन शेप। आप जानते हो भाई कैटायन एनायन को हम इस चैप्टर में क्या है, इस रेडियस रेशियो में क्या मानेंगे, कैटायन एनायन को स्फेरिकल मानेंगे, गोलाकार मानेंगे, और वो एक दूसरे को टच करते हुए मानोगे आप बच्चों, उनको क्या मानोगे, एक दूसरे को टच करते हुए। एनायन जनरली विल नॉट टू टच ईच अदर। भाई देखिए ये पॉइंट समझिए एक बार, क्या कहता है इसमें कि एनायन है ना, वो जनरली क्या है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। अगर ध्यान से देखोगे तो क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये कैटायन और इसके ऊपर एनायन है। अब ये एनायन एक दूसरे को टच कैसे करेंगे, सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा ना, रिपल्सन होगा तो ये एक दूसरे से टच नहीं करते, वास्तव में ये दूर दूर होंगे थोड़े से, अंडरस्टैंड। चलिए, कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन एंड वाइस वर्सा। मतलब कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन, वे कैटायन के ऊपर जितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन हमारे होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी इसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ गए स्टूडेंट्स, ये था मेरा रेडियस रेशियो रूल। अभी मैंने इसको डिफ़ाइन किया है, आगे अच्छी तरह से आपके सामने देखो क्या है। फाइनली आप डिफ़ाइन कर सकते हो ना रेडियस रेशियो को, वही चीज़ है जो ऊपर बताई गई है, उसमें कुछ नया नहीं। देखो द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कैटायन टू द एनायन इज कॉल्ड द रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कैटायन टू द रेडियस ऑफ द एनायन सिंपली। अब आप बेसिकली बच्चों इस चैप्टर में क्या है, पढ़ने की चीज़ क्या है वो देखें एक बार। इसमें पढ़ने की एक ही चीज़ है इस रूल के अंदर, समझाने की चीज़ मैंने आपको सारी समझा दी, बट इसका जो लर्निंग पॉइंट है वो है ये टेबल। इस टेबल में बच्चों आप याद क्या करोगे, देखो एक बार समझो इसको। बस आपने कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर क्या करना है, देखो कितनी रेडियस, एक तो रेडियस रेशियो याद करो इनका, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर, और कैसी शेप बनेगी। एग्जाम्पल की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे पास 0, अगर रेडियस लाई करती है, रेडियस रेशियो लाई करता है, मतलब आपको एग्जाम में क्या देगा, एक न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल के ऊपर क्या देगा आपको बच्चों, उस न्यूमेरिकल में रेडियस ऑफ कैटायन दे देंगे, रेडियस ऑफ एनायन दे दी जाएगी। उसका आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे रेडियस रेशियो का फार्मूला, और रेडियस रेशियो निकालोगे, जिससे फिर आपको क्या पता लगेगा, वो रेशियो जहाँ जिस रेंज में आएगा वो यहाँ पे चेक करोगे आप इस टेबल में, समझे। जैसे if the ratio lies between 0.155 to 0.225 then coordination number will be assumed will be 3 and the geometry will be planar triangular, या फिर आप बोल सकते हो ट्राइंगुलर प्लेनर। अंडरस्टैंड, जानते हो पहले भी आप 3 के लिए यही होता है। if the radius ratio lies between 0.225 to 0.414 then the coordination number will be 4 and 4 के लिए आप जानते हो टेट्राहेड्रल। if the radius ratio lies between 0.414 to 0.732 देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 एंड इसकी जो अरेंजमेंट है, ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर रेडियस रेशियो हमारी आती है 0.732 से 1 तक, आप जान गए होगे मैक्सिमम रेडियस रेशियो कितना होता है बच्चों, 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और 8 के लिए क्या होगा, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एक न्यूमेरिकल बताया गया इस टॉपिक पे, आप देख लीजिए उसको भी। द 2 आयंस A+ एंड B- हैव रेडियस, इनकी रेडियाई कितनी है भाई, 88 एंड 200 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब A+ आयन की कितनी है, 88 पिकोमीटर, और B- आयन की कितनी है, 200 पिकोमीटर। इन द क्लोज पैक्ड क्रिस्टल ऑफ सॉलिड AB प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द A+। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, RR इज इक्वल टू, RR का मतलब है रेडियस रेशियो, दैट इज इक्वल टू RC+ डिवाइडेड बाई RA- एंड यू विल गेट 88 पिकोमीटर बाई 200 पिकोमीटर। देन यू विल गेट सिंपली बाई cutting this portion you will get the range of radius ratio 0.44, so it lies in the range 0.414 to 0.732। so you can say that coordination number कितना है बच्चों, ये किस रेंज में आ गया, देखो ऊपर एक बार आप देखोगे तो ये इस रेंज में आया बच्चों। इसके लिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी, तो सिंपली आप बता सकते हो इसके बारे में सब कुछ। समझ गए होगे सभी बच्चे, ये टॉपिक हमने कर लिया था, बीच में आ गया ये। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम नया टॉपिक हमारा कौन सा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ध्यान से समझना बच्चों, एग्ज़ाम में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 101% पूछी जाती है, और बड़े ही इजी होते हैं ये पोर्शन। इनको एक बार पढ़ोगे तो आप डायरेक्टली याद हो जाएंगे, और समझाई भी अच्छी तरह से आपको जाएंगे। तो टुडेज़ टॉपिक इज़, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक properties of solids. This is the last topic of unit 1st, and there are 5 different types of magnetic property of solid.
5 प्रकार के गुणधर्म हैं जो सॉलिड के अंदर अलग अलग टाइप से देखे जा सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेड है बच्चों? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब चुंबक के पास या फिर मैग्नेटिक फील्ड के पास जब आप इन सब्सटेंस को रखोगे तो ये कैसा बिहेव शो करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, रिपल्सन शो करते हैं। ये सभी कुछ इसमें आपने पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें देखो पेपर में क्या पूछा जाता है, बता देता हूँ आपको मैं। व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, गिव 2 एग्जांपल्स या फिर गिव एग्जांपल, जनरली ये पूछा जाता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हिंदी में बोला जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनु का मतलब की तरफ जाएंगे भाई, अनु माने पीछे, यानी दीज आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ तो आपने 11th में भी पढ़ी है ना बच्चों। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये क्या है, अगर मैं इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास रखूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनके अंदर से अट्रैक्टेड होंगी, इनकी तरफ खींची चली जाएंगी, ठीक है ना। दीज लॉस मैग्नेटिज्म इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेट के पास इनको आप लेके आओगे ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप दूर लेके चले जाओगे तो फिर ये क्या है, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं। एग्जाम्पल्स देखें बच्चों, O2, Cu2+, Fe3+, etc. If you want to prove that how much या how many electrons unpaired there are, you can easily check by doing their electronic configuration. अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं एक बार। चलो ये है भी या फिर नहीं है, चलिए हम करते हैं। Fe3+ आयन की कन्फिग्रेशन क्या होगी, 3d5 4s0 पढ़ रखी है इसलिए बताऊंगा नहीं इसके बारे में। तो क्या होगा 3d5 यानी 3d के अंदर 5 आ गए, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसमें। देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो यू कैन से दैट इट इज़ अनपेयर्ड, it has unpaired electron and it is paramagnetic in nature. Now you can check the remaining other examples. For example, we are taking another example of FeCl3. Here FeCl3 means Fe3+ और Cl माइनस, 3Cl माइनस हमारे पास है, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ ना तो वो पैरामैग्नेटिक होगा भाई, समझ गए ना। समझने के लिए मैंने एक डायग्राम आपको बताया। इसमें देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हो आप, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इनके पास अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखोगे, ये रख दिया मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से तो जाती है, जो दूर वाली है ना, जो दूर, वो भी इसके अंदर से जाएंगे ऐसे होके, समझे ना, क्योंकि ये अट्रैक्शन है भाई, यही तो होता है ना अट्रैक्शन, अंडरस्टैंड। चलिए एग्जाम्पल इस टाइप नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट आर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायामैग्नेटिज्म। एक चीज़ और बताऊँ, पीछे देखो, ये जो प्रॉपर्टी इनके द्वारा दिखाई जाती है ना, उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं, सभी में लिखना है ये पोर्शन आपको, कि द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय दीज सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है जो इनके द्वारा दिखाई गई है, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनको हिंदी में बोला जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रति यानी प्रति का मतलब होता है प्रतिकर्षण, जैसे एक आकर्षण होता है और एक प्रतिकर्षण, मतलब दूर धकेलना भाई, ठीक है, रिपल्सन। सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल होते हैं, उससे दूर जाते हैं, उसको क्या बोलते हो बच्चों, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब भाई उसमें क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, क्या इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्वेश्चन ये उठता है। नहीं, देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिलेंगे। द प्रॉपर्टी दस एग्जिबिटेड बाय इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म, समझ गए ना। एग्जांपल्स देख लीजिए, TiO2, H2O, NaCl, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं बच्चों, बेंजीन जो C6H6 होता है, एंड नाइट्रोजन, जिंक, कैडमियम, कॉपर प्लस आयन एट्सेट्रा। इफ़ यू वांट टू चेक कर लो भाई, जिंक को चेक करके देखो एक बार। जब मैं जिंक को चेक करने लग गया तो 3d10 4s2, 3d10, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आ गई, और डी में होते भी कितने हैं, 10, तो नॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल आर द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट वेरीफाइड दैट इट इज़ ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। द प्रॉपर्टी इज डायामैग्नेटिज्म। आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम भी मैंने बनाया यहाँ पे। इसमें क्या है, कितने भी आसपास हो लेकिन सारे बाहर से जाएंगे, कितने भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये उसको रिपेल करेगा, दूर धकेल देगा, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो बीच में रखा हुआ है, समझ गए बच्चों। चलिए, ये 2 क्लास थी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास पढ़ोगे आप, ये क्लास समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए भाई। मैंने क्या बताया कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तो सब्सटेंस होते हैं। डायामैग्नेटिक में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं बिल्कुल भी। अब पैरामैग्नेटिक को ही ना इन 3 भागों में बांटा गया एक्चुअली, आप देखोगे तो
एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या बताती है इसकी कि पैरामैग्नेटिक को ही 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है बच्चों। इनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए गए लैब में ले जाके, तो वहाँ से हमें पता लगा इसका कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देख लीजिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है बच्चों। इसको बोलते हैं लो चुंबकीय पदार्थ। समझ गए होगे आप। ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो क्या है पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं भाई। दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और परमानेंट मैग्नेटिज्म दिखाएंगे। अगर आप इनको चुंबक से दूर भी ले जाओगे ना, पैरामैग्नेटिक में तो क्या था, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म शो करते थे, मतलब चुंबक के पास है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, बट अगर अब्सेंस हो गई तो वो प्रॉपर्टी लॉस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है कि ये चुंबक की अब्सेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में भी क्या होंगे, एक तरह से परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करेंगे, मतलब फिर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। दीज आर कॉल्ड इनहेंस्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसलिए मैं कह सकता हूँ जो पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है ना, उससे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है नेचर में ये। समझ गए ना आप। दिस प्रॉपर्टी एग्जिबिट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। और इन सब्सटेंस में जो डोमेन होती है ना, डोमेन का मतलब क्या है बच्चों, समझाऊंगा आपको मैं। डोमेन का मतलब क्या है एक बार देख लो भाई, डोमेन को ही समझ लेते हैं हम एक बार। एक टॉपिक आया छोटा सा, डोमेन का मतलब क्या है ये देखो, इसको समझो पहले इस चीज़ को। जैसे मेरे पास क्या है, कोई भी एक आयरन का पीस है, छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, उसमें क्या होता है, जैसे चुंबक होता है छोटा सा, अब लोहे का जो टुकड़ा है वो भी तो एक चुंबक की तरह बिहेव करेगा ना इस फेरोमैग्नेटिक के अंदर। तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होगा, इसका एक साउथ पोल होगा। अब मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे ना बहुत सारे ये बना लिए भाई, ये डोमेन बना लिए। देखो ये डोमेन होती है पूरा ग्रुप इनका, जो भी छोटे छोटे मैग्नेट का ग्रुप होता है, स्मॉल मैग्नेट का ग्रुप से, और वो आपस में ग्रुप करके एक डायरेक्शन में अलाइंग हो जाते हैं, एक डायरेक्शन की तरफ शो करते हैं अपना फेस। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन। ये अपनी अलग डोमेन बना रहा है, उसका ग्रुप है, ये अलग डोमेन का ग्रुप है, ये अलग डोमेन का ग्रुप है। अब ये ग्रुप डोमेन ही बताती है कि ये फेरोमैग्नेटिक होंगे या एंटी फेरोमैग्नेटिक होंगे या फेरीमैग्नेटिक होंगे बच्चों। सिंपल सी बात है भाई बच्चों। देखो फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या है, सारी की सारी डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लाई करेंगे। देखो इसमें सारी डोमेन ऊपर की तरफ लाई करती हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक में हाफ डोमेन ऊपर लाई करेंगे, हाफ डोमेन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। और फेरीमैग्नेटिक में क्या है, मैक्सिमम अप वो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और मिनिमम डाउन करेंगे अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ थी बस इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जहाँ पे थे वही चलो भाई। आपको बता मैंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन, और इसकी डोमेन आप देख सकते हैं, सारी की सारी जो डोमेन है ना वो लाई करती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। एग्जांपल देखिए, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है चुंबक की तरफ। CrO2, गैडोलिनियम एक ऐसा मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस है भाई, अगर मैं चुंबक की तरफ इसको लेके जाऊंगा तो ये मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। अगर आप बात करो सबसे ज़्यादा पावरफुल चुंबक किसके बनाए जा सकते हैं, तो GD गैडोलिनियम के ही बनाए जा सकते हैं। समझे ना। आगे चलिए अब एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो फेरोमैग्नेटिक थे ना उनका उल्टा है बिल्कुल। एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब है एलोह चुंबकीय पदार्थ। समझे, एलोह चुंबकीय पदार्थ। दीज सब्सटेंस आर आल्सो हैव, इसके अंदर भी क्या होगा बच्चों, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी के अंदर होंगे, तीनों क्लास बताई मैंने आपको। दिस बिहेव लाइक डायमैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन फिर भी ये डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी। मतलब इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, जीरो है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, जीरो है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक का जो ज़्यादा था तो इनका तो उसके अपोजिट है ना, तो जीरो होगा। दीज आर कॉल्ड सुप्रेस्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सुप्रेस्ड मतलब बहुत कम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे ये। अगर वो 25 की पावर शो करते थे ना फेरोमैग्नेटिक, तो ये जीरो की करेंगे बच्चों, जबकि नीचे वाले जो आएंगे वो 10 की करेंगे। मतलब अपनी वैल्यू के रिस्पेक्ट में मैं बताऊं तो सिंपली सोच के, समझे। दिस प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड इज कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। हियर द डायरेक्शन ऑफ वन डोमेन इज अपसाइड एंड अनदर डोमेन इज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। बताया था मैंने, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। आधी डोमेन तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे और आधी डोमेन मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट में जाएंगे। एग्जाम्पल देख ले, MnO, MnO2, FeO, Mn2O3 एटसेट्रा। समझे बच्चों। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस ये भी क्या होते हैं, लघु लो चुंबकीय पदार्थ। कैसे, लघु, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन बहुत लेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे भाई। ये सब्सटेंस नेट मैग्नेटिक मूवमेंट रखते जरूर हैं। किसके कारण इनका मैग्नेटिक मूवमेंट है, क्योंकि इनकी डोमेन अपवर्ड ज़्यादा है, इस वजह से इनकी डोमेन अपवर्ड ज़्यादा है और डाउनवर्ड
कम है, इस वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसके एग्जांपल क्या होंगे बच्चों? Fe3O4 फेराइट, फेराइट का मतलब Mn मतलब M2 प्लस आयन और Fe2O4। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं तो यहाँ पे आप रख सकते हो मैग्नीशियम, इसके आगे देखो बच्चों, इसके आगे मैग्नीशियम Mg और Fe2O4, यहाँ पे रख सकते हो कॉपर Fe2O4, यहाँ पे रख सकते हो जिंक Fe2O4, ये होता है फेराइट इसका, समझे ना। तो ये मैंने आपको बताया, और ये मैं बता चुका हूँ पहले कि डोमेन का चक्कर है सारा का सारा, जो फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, फेरीमैग्नेटिक है, सब में डोमेन का ही चक्कर होता है। और एक डेफिनेशन एग्जाम में पक्की आती है, तीनों के अंदर से ध्यान रखना बच्चों। चलिए नोट लिखिए आगे नीचे, क्या नोट है इसमें, छोटा सा वो एक टॉपिक है, 2 मिनट का और रह गया बस। इट मे बी नोटेड दैट फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड कैन बी चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक। क्या बताया कि आप जो फेरोमैग्नेटिक थे लो चुंबकीय पदार्थ और एलो चुंबकीय पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, इनको ना पैरामैग्नेटिक में चेंज कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ फेरी मैग्नेटिक की, तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस मेरा पैरामैग्नेटिक में 850 केल्विन पे चेंज हो सकता है। और यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है बच्चों छोटी सी, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, पूछा जाता है कई बार क्यूरी टेम्परेचर, मैडम क्यूरी सुना होगा आपने उसके बारे में। ईच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एज ए कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, क्या बोला कि प्रत्येक लो चुंबकीय पदार्थ के पास एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, मतलब विच नो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड, जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिज्म को ऑब्जर्व ही नहीं किया जाता, उस टेम्परेचर को बोला गया है क्यूरी टेम्परेचर। यानी इस टेम्परेचर के ऊपर अगर बात करोगे ना आप, तो आप ये फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, इसको क्यूरी टेम्परेचर बोला गया है बच्चों, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना ख़त्म हुआ, फिनिश हुआ। इसकी कुछ एक्सरसाइज आपको दी जाएंगी, कोशिश करना आप खुद उस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको बताई जाएगी। थैंक यू। और इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों कमेंट में लिखा करो, कमेंट में लिखना कि यस सर हमें ये वीडियो समझ में आया। अगर मैं वैसे वीडियो बनाता गया और आपको समझ में नहीं आया तो मेरा क्या बेनिफिट है वीडियोज़ बनाने का। इसलिए कमेंट में ज़रूर लिखें, तभी मैं समझ पाऊँगा कि उस बच्चे ने वीडियो देखी है और उस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी। थैंक यू, बाय।